हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है फॉर DSSB, जो कि 15 तारीख को होने वाला है पेपर। देखो, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इवन उसमें रीजनिंग, मैथ और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट रहेगा उसकी तैयारी मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है जी, इन द पिक्चर, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, कि यहाँ पर जो ये डायग्राम आपको दिया है इसमें क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या करने की कोशिश की जा रही है, आपसे ये पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डायग्राम बहुत ही ध्यान से देख लो आप। ऑप्शन 1 बोल रहा है ओजी ट्यूब इंसर्शन, ऑप्शन बी बोल रहा है एनजी ट्यूब इंसर्शन, ऑप्शन सी बोल रहा है ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्शन और चौथा बोल रहा है पीईजी ट्यूब इंसर्शन। अब वापस डायग्राम पे चलते हैं। देखिए क्या किया जा रहा है, नाक से लगाया जा रहा है, नेजल से इंसर्ट किया जा रहा है। और किस पोजीशन में है ये पेशेंट थोड़ा एलिवेटेड है, मतलब सिटिंग पोजीशन की तरफ है। ठीक है, पूरी तरीके से सिटिंग ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप ट्यूब इंसर्ट करते हो एंडोट्रेकियल ट्यूब, उस टाइम तो क्या होता है, आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पूरा यूज लेते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या इंसर्ट किया जा रहा है, एनजी ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की जा रही है। तो क्या आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या काम में आता है, शायद एक दो दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था एनजी ट्यूब क्या क्या काम में आ रही थी, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। ये एज ए फीडिंग ट्यूब काम में ली जाती है, या फिर पेशेंट को कोई मेडिसिन देनी हो ओरल और वो जो है लेने में असक्षम हो, या आईसीयू में आपके पास बेड रिडन पेशेंट है काफी टाइम से और वो निगल नहीं पा रहा है या फिर कुछ खा नहीं पा रहा है, तो उस केस में फिर उसको क्या दिया जाता है, एनजी ट्यूब लगा दी जाती है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब उसको हम बोलते हैं। उससे फीडिंग दी जाती है, उससे मेडिसिन दी जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आज डायग्राम मैंने लिए हैं, डायग्राम अच्छे लगाए हुए हैं इसमें आज। मसल्स ऑफ थाई प्रेजेंट इन एंटीरियरली एस्पेक्ट, कि एंटीरियरली कोई मसल प्रेजेंट है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये पूछा आपको। मसल ऑफ थाई, थाई की मसल के बारे में पूछ रहा है, बताइए। रेक्टस फ्यूमोरिस है, ठीक है, या डेल्टोइड है, एक्सप्लेयर है, या फिर हैमस्ट्रिंग टिबियलिस एंटीरियर है, बताइए कौन सी मसल रहने वाली है। एक डायग्राम दिखाऊं, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छे से, ये लो देखो, यहां पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, एसिटाबुलम कैविटी में ये लगा हुआ है, ये टेंडन है यहां पर, और ये आगे की तरफ मसल दी हुई है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेक्टस फ्यूमोरिस, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, ये देखो इधर भी लिखा हुआ है, यहां पर दिखाई दे रही होगी, ये वो एसिटाबुलम कैविटी वाला पार्ट आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, कहां पर मसल है, थाई पे प्रेजेंट है। थाई की मसल मैंने बताई क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टस फेमोरिस। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। डायग्राम बड़े ध्यान से देख लेना, ये डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये नी वाला पार्ट हो गया आपके, और ये इधर एसिटाबुलम कैविटी वाला पार्ट हो गया, जो ये क्या हो गया, हिप बोन हो गई आपकी, ये इधर दिखाई दे रही है, ठीक है, हिप बोन। क्लियर है। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट बोल रहा है कवरिंग ऑफ द बोन इज, कि बोन की कवरिंग क्या है, बताइए। डायफाइसिस है, बोन मेरो है, एपिफाइसियस एपिफाइजियल प्लेट है, या फिर पेरियोस्टियम है। अब हम देखेंगे बोन की एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में आउटर लेयर में क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये बिल्कुल आउटर लेयर है, इस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेरियोस्टियम, ठीक है। कहीं पे दिखाई दे रहा है कि आपको कवरिंग ऑफ द बोन, बोन के कवरिंग क्या है, पेरियोस्टियम, क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। फिर उसके नीचे क्या आ गई, यहां पर बोन का ही पार्ट आ गया, कौन सा, कोर्टिसोल। उसके बाद में स्पंजी बोन, फिर मेडुलरी कैविटी, ये इधर जो दिखाई दे रही है यहां पर बोन मेरो के जस्ट पहले वाली जो है वो क्या है, मेडुलरी कैविटी हो गई, ठीक है। कॉर्टिकल बोन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई, मैंने शायद कोर्टिसोल बोल दिया होगा ना, कोर्टिकल बोन। और ये स्पंजी बोन के जस्ट पहले वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट चलें, ये हो गया क्या, पेरियोस्टियम।
ये याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या फिर यहां से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है जी बोन मेरो के जस्ट पहले वाला पार्ट कौन सा रहेगा, तो कौन सा हो गया आपका मेडुलरी कैविटी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ सर्वाइकल, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूं। बोल रहा है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन नॉर्मल अडल्ट, अडल्ट पेशेंट है नॉर्मल, उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर पूछा है कितनी होती है, क्या 11 होती है, क्या 6 होती है, या 5 होती है, या फिर 7 होती है, बताइए। अब यहां पर अपन लिख लेते हैं सी, तो सी कितनी होती है साहब, सी 1 से लेके और सी 7 तक, और अपने से क्या पूछा है यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो पहली बात तो आंसर हो गया डी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम टी के बारे में, टी कितना होता है, टी 1 से लेके और टी 12 तक, अरे थोड़े सी 1 से लेके 12 तक हो गई। उसके बाद लिख लेते हैं लंबर, लंबर होती है 1 से लेके 5 तक, तो 1 से 5 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या आएगी आपके सेक्रल, सेक्रल कितनी हो गई, और सेक्रल के बाद क्या आएगी आपके कोकेक्स वाला पार्ट आ जाएगा। तो सी 1 से 7, टी के बारे में बात करें तो 1 से 12। अरे समझ में आ रहा है क्या, या फिर ऐसे ही हवाम बातें हो रही है। बात चल रही है अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, कितनी होती है ये आपसे पूछा, हमने आंसर किया 7। अब हम देख रहे हैं एक एक आगे की और कितनी होती है। ठीक है, सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर के बारे में लिख दिया अपने, कितनी होती है 1 से 5, 1 से कितनी होती है बच्चों 5। उसके बाद में सेक्रल कितनी होती है 1 से लेके 5, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगी आपके कोकेक्स वाला पार्ट आ जाएगा। ये फ्यूज होके 5 हड्डियों की एक ही बनती है, लेकिन ये फ्यूज्ड है, इसको इसलिए हम एक ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्यूज का मतलब क्या हो गया, जुड़ जाती है आगे। तो ये हो गए अपने बात सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, और कितनी होती है 7 होती है जी, ध्यान रहिए। फिर यहाँ ये इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि जब आप स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ते हो, स्पाइनल स्पाइनल पढ़ते हो, उस टाइम पे काम में आता है लंबर 3 लंबर 4 के बीच स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लंबर कितने से कितने 1 से 5 तक होती है, लंबर 3 और 4 ये यहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है आपके स्पाइका कास्ट इज यूज्ड फॉर, कि स्पाइका कास्ट जो है वो कहां पर यूज लिया जाता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी ऑर्थो में काम किया है, ऑर्थो ओटी में काम किया है, या फिर प्लास्टर रूम में काम किया है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। आर्म पे, फुट पे, लेग पे या हिप पे स्पाइका कास्ट जो है वो कहां पर लगाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए। एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये छोटे बच्चे में अगर मान लो एसिटाबुलम या फिर हिप बोन में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है या डिसलोकेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, स्पाइका लगा रहे हो पूरा। देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा प्लास्टर लगा हुआ है, इसमें भी सेम ऐसे ही है, पूरा प्लास्टर लगा हुआ है जी। ठीक है, और ये देखो यहां पर बीच में एक एंगल और लगा दिया, उससे क्या होगा, आपस में टच नहीं होंगे, जिस पोजीशन में रखना है उसी पोजीशन में रहेगा। स्पाइका इसको बोला जाता है, स्पाइका कास्ट। यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि नित्य क्रम चलते रहे, नहीं तो पता लगे हैंग हो गया, पूरा ही बांध दिया कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो नित्य क्रम चलते रहे, जो है पेशेंट मोशन करता रहे और यूरिनेट होता रहे, यूरिन करता रहे, मतलब करता रहे इन द सेंस कि जब भी उसको नीड हो, जरूरत हो, जब वो कर ले, करता रहे मतलब लगातार नहीं। तो ये इस तरीके से लगा दिया जाता है। क्लियर है, इसको स्पाइका कास्ट बोला जाता है। जिन भी बच्चों ने ऑर्थो में काम किया है वो बहुत ही अच्छे से इसका आंसर करेंगे। और किसके लिए हो गया, हिप के लिए किया जाएगा भाई लोग, हिप के लिए ये किया जाता है। स्पाइका कास्ट इज यूज फॉर हिप, हिप बोन के फ्रैक्चर में बच्चों में ये यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, बड़ों में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादातर ये चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। नेक्स्ट बोल रहा आपसे कि क्या पर्पज है ट्रैक्शन लगाने का। द पर्पज ऑफ ट्रैक्शन इंक्लूड, कि ट्रैक्शन आप जो लगा रहे हो उसका क्या पर्पज है। देखो ट्रैक्शन भी यहां पर दिखाया हुआ है मैंने डायग्राम में, ट्रैक्शन होता क्या है। देखो अगर कोई, ज्यादातर ये अपने ऑर्थो में काम में लिया जा रहा है कि ऑर्थो में मान लो किसी पेशेंट की हड्डी टूट गई, जैसे इसमें देखो साफ्ट फीमर का फ्रैक्चर दिखाया गया है। साफ्ट फीमर मतलब बिल्कुल बीचों बीच से फीमर टूट गई, उसको साफ्ट फीमर आप बोल रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद में इसको खींच के रखना है, तो अपने पास दो ऑप्शन है। एक तो हम क्या करें, पैर को बिल्कुल सीधा करें,
ठीक है, उसके बाद में पिलो पे रखें और यहां पर कहीं पे और यहां तक अच्छे से बांध के और कुछ वेट इसके नीचे लटका दें ताकि जो ये है बिल्कुल सीधी रहे। दूसरा अपने पास क्या है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, पुलिस सिस्टम के द्वारा एक एंगल बना हो, उसके बाद में टीबियल पिन डालो। पिन क्या होती है, प्रॉपर आर पार निकल जाती है बोन से, और उसके बाद में इसमें ट्रैक्शन बांध दिया, पुली के बाद में वेट बांध दिया, इधर वेट लटका दिया 5 किलो 10 किलो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कि पेशेंट की बॉडी साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेट। पता लगे 40 किलो का पेशेंट, इधर आपने 20 किलो लटका दिया, वो चला गया उधर, खिसक के चला गया, लटक गया बेचारा, ऐसा भी नहीं है। या फिर 80 किलो लटका दिया, लेकिन हालांकि 80 केजी के समथिंग तो ऐसा नहीं हो सकता, पर 10-20 किलो तो आराम से लटकाते हो। तो क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितना अपने को लगाना है, ठीक है। तो टीबीएल पिन के साथ में इसको अटैच किया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, ये बोल रहा है कि भाई साहब ये लगा क्यों रहे हो, ये तो बता दो, पर्पज क्या है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में आप इसको यूज कर रहे हो। दूसरा बोल रहा है इट हेल्प्स टू रिड्यूस मसल स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल स्पाज्म में इससे काफी रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा बोल रहा है हेल्प्स इन इंटरनल रिडक्शन, और चौथा बोल रहा है आपके ए और बी बोथ। बताइए, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, डी इसका आंसर रहेगा, ए एंड बी बोथ। ये दोनों ही कंडीशन के लिए काम में लिया जाता है कि फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट भी होगा और साथ ही साथ मसल स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन जो है उनमें भी आपको जो है आराम मिलेगा। उसके अलावा पेन रिलीवर भी है ये एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो होता क्या है बेसिकली, आपकी ये बोन है अच्छे से जुड़ी हुई है, जैसे ये टूटेगी तो उसके बाद में क्या होगा, ये आपस में घुस सकती है, क्योंकि मसल्स खींच के रखी हुई है, आपस में घुसेगी, पेन होगा, चुभेगी, दर्द होगा, तो क्या वो खींच के अपनी पोजीशन में लगा देते हैं। प्लास्टर भी तो ऐसे ही लगाया जाता है, खींच के अपनी पोजीशन में लगा देंगे, उससे क्या होगा, दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा पेशेंट को। समझ में आया क्या, आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट बोल रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने जूनियर सीनियर जिधर जिधर पहुंचा सकते हो चैनल को पहुंचाइए। यार स्टोरी लगा दिया करो, ताकि उससे आपके जो साथी है उनको एक एक को भेजने के बजाय अगर आप स्टोरी या स्टेटस लगा देते हो तो उनको वैसे ही पहुंच जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आप कमेंट भी कर सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन रहे तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। ज्यादातर क्वेश्चंस के मैंने, आप जाके किसी भी वीडियो कमेंट देख लेना, 80-90% कमेंट्स के मैंने रिप्लाई कर रखे होंगे। 10% ऐसे होंगे जो या तो मैंने देखे नहीं होंगे, या देखे होंगे तो उनका हो सकता है मुझे आंसर जो है नहीं पता, मैं सोचा बाद में बताऊंगा, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिनका कोई लॉजिक नहीं है तो उनके शायद मैंने जवाब नहीं दिए होंगे। कुछ भी पूछ लेते हैं बच्चे, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बाहर की चीजें पूछ लेते हैं, तो शायद उनके जवाब मैंने नहीं दिए होंगे, बाकी सबके मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। साथ ही अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको भी फॉलो करो बच्चों, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट का भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, जाइए वहां फॉलो कीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ वहां पर जुड़े रहें। टेलीग्राम पे मैं सारी अपडेट्स देता हूँ, ये पीपीटी जो है यहाँ से पढ़ाने के बाद में क्लास जैसे अपलोड होती है मैं उधर भी अपलोड इसको कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है गोल ब्लैडर इज लोकेटेड, कि गोल ब्लैडर होता कहां पर है, ठीक है। अब बिना ऑप्शन देके अपने मन में आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ना ये तो, बिना ऑप्शन देके आंसर करो, देखे, अच्छा ऑप्शन देख के कर लो, आ जाओ। पहला बोल रहा है अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, कि एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में, राइट साइड मतलब ये वाला राइट साइड इस तरफ। दूसरा बोल रहा है ऑन राइट साइड ऑफ लीवर। तीसरा बोल रहा है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लीवर, और चौथा बोल रहा है बिलो द लीवर। बताइए, इतने डायग्राम दिख रही है जी, डायग्राम में देख के बता दीजिए जी। ये क्या है, ये लीवर अंकल है, ये रहे यहां से यहां तक पूरा, ठीक है। ये एक लोब हो गया, ये इधर दूसरा लोब हो गया जी, क्लियर है। ये आपका स्टमक है, आधा अधूरा सा दिखाया वाला, हालांकि पूरा होता है, ऐसी बात नहीं पर ठीक है। अब गोल ब्लैडर ये इसके नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, इसके नीचे की तरफ। देखो ये अभी थोड़ी ये लाइन क्लियर है, तो इसका मतलब कहां पर है, नीचे की तरफ। तो बिलो द लिवर तो सही है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर कुछ बच्चे ये भी आंसर करेंगे सर अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, कि एब्डोमेन के अपर राइट पार्ट में ये है,
ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? बिलो द लीवर। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे मान लो आपको पूछ लो कि राम क्लास में राम कहां बैठा है, तो आप बोल दो क्लासरूम में बैठा है। ठीक है, और नीचे फिर एक पहला ऑप्शन हो गया क्लासरूम में बैठा है, और नीचे फिर चौथा ऑप्शन आपको मिल जाए कि क्लासरूम की फर्स्ट बेंच पे बैठा है, तो ज्यादा आंसर राइट कौन सा रहेगा? फर्स्ट बेंच पे बैठा है, क्योंकि एग्जैक्ट बैठा तो वही है। तो क्लासरूम में बैठना और एग्जैक्ट क्लासरूम में भी लोकेशन बता देना, वो तो दोनों में से कौन, हालांकि चीजें दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सी है? एग्जैक्ट आप बता रहे हो कि एग्जैक्ट बैठा कहाँ है, कौन सी चेयर पे बैठा है, क्लासरूम के अंदर भी। वैसे ही ये है, बिलो द लीवर बोल दिया, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बता दी, इसलिए आंसर क्या सही माना गया है? डी इसका। ये लाइन भी सही है, लेकिन आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? डी इसका आंसर रहेगा। एक बात और, मैंने कल परसों जब क्लास ली थी उसमें मैंने एंटो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेशर बताया था 750 psi। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया नहीं सर 760 psi होता है, लेकिन ऑप्शंस में आपको 760 psi ऑप्शंस में ही नहीं थे, तो आपके पास में 750 psi ही आंसर था। तो मैंने हमेशा बोल रखा है, पहले भी क्लासेस में मैंने बोला है, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है, तो उसके नियरेस्ट जो भी आंसर आपको दिख रहा है वो राइट आंसर रहेगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। 19-20 चलेगी, आटे में नमक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगर ऑप्शन आसपास ही नहीं है, आपका आंसर है, मान लो आपका आंसर है 90 और ऑप्शन में आ रहा है 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो मतलब आसपास नहीं है, तो क्वेश्चन फिर वो हो सकता है गलत हो, वो डिलीट होगा। लेकिन अगर आसपास आ रहा है तो फिर आंसर वही माना जाएगा। तो 760 psi की जगह अगर 750 अगर ऑप्शन में है और 760 नहीं है, तो क्या आंसर होगा? 750 psi आंसर होगा। ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, ऐसे आते हुए क्वेश्चन को तुम छोड़ दोगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? बोल रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पाइनल एनेस्थीसिया एडजुवेंट्स इंक्लूड्स ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। पहले बोल रहा है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के एडजुवेंट्स मतलब सहायक कौन है जो उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, वो सारी हैं इनमें से किसको? एक को छोड़ के। तो कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। क्या मोरफिन है, क्या क्लोनोडिन है, ठीक है, या फिर आपके डेक्सामेटोनियम है, या फिर इफेड्रिन है? बताइए बताइए क्या आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ये। आई थिंक पहले भी, अच्छा पहले मैंने कहीं और कराया था। मोरफिन, कोडिन, डेक्सामेथासोन या फिर इफेड्रिन। अब देखो, एडजुवेंट्स का मतलब होता है सहायक जो उसके साथ एड होके उसकी जो है एक तरीके से रीच बढ़ा दे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे, ताकत बढ़ा दे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा दे। तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये तो हम बहुत कॉमनली यूज लेते हैं ना, क्लोनिडीन तो बहुत यूज लेते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफेड्रिन जो है हम इसमें यूज नहीं लेते हैं। कहाँ यूज लेंगे? अगर सर हाइपो टेंशन वाली कंडीशंस होती है वहां पर इसको यूज लिया जाएगा एफेड्रिन। क्लियर है? तो क्या हो गया आंसर? डी। ये तीनों यूज लिए जाते हैं, अपन से एक्सेप्शन पूछा था। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज क्लासिफाइड एज फ्लैट बोन। कि इनमें से कौन सी बोन है जिसको क्लासिफाई किया गया है एज ए फ्लैट बोन। देखो अलग अलग टाइप की बोन्स क्लासिफाई की गई है, जिसमें से एक बोन आती है फ्लैट बोन्स। ठीक है, एक पार्ट होता है फ्लैट बोन्स। तो ये पूछा इनमें से कौन सा, जैसे फ्लैट बोन है, शॉर्ट बोन है, लॉन्ग बोन है, ऐसे डिवाइड किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि फ्लैट बोन कौन सी है। क्या स्केपुला है, या ह्यूमरस है, या रेडियस है, या फिर अल्ना है? बताइए। एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, डायग्राम से पता लगेगा। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। अब जिसको भी ये डायग्राम पता है कि ये डायग्राम किसका है, तो इजीली आप आंसर इसका कर दोगे। ठीक है, ये आगे और पीछे दोनों तरफ का व्यू बता दिया मैंने, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ व्यूज। ठीक है, चलो तो क्या आ जाएगा? फ्लैट बोन। फ्लैट बोन मतलब बिल्कुल जो फ्लैट है, पूरी तरीके से नहीं पर काफी हद तक फ्लैट है। तो क्या हो गया? ए इसका राइट आंसर हो गया स्केपुला। अरे ह्यूमरस बिल्कुल सीधी होती है, ह्यूमरस लंबी बोन में आ जाती है। रेडियस अल्ना भी हम लॉन्ग बोन में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? स्केपुला इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट चलते हैं। डायग्राम आपने देखा। नेक्स्ट पूछ रहा है जी
द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन, कि आपके पास में ऐसा पर्सन है जो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, नॉन रेस्पॉन्सिव है, अब कैसे पता करोगे इसमें रेस्पिरेशन का? ठीक है, आपने पूछा उसे जेंटली शेक द शोल्डर, आपने जेंटली क्या किया, शोल्डर को शेक किया कि अरे भैया 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 हेलो सुनिए, या फिर कोई फीमेल है तो माता जी या फिर दीदी या जो भी है, तो बोल रहा है असेसिंग द रेस्पिरेशन इन नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन, जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, अब कैसे असेस करोगे आप? ठीक है, क्या चेस्ट मूवमेंट देखोगे क्या, या टू फिंगर मेथड यूज करोगे, मतलब ऐसे उंगलियां लगा के देखो, कैसे करोगे? चेस्ट का मूवमेंट देखो, क्या देखोगे? तो पहला बोल रहा है पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, कि आप ऐसे हाथ लगाओगे नोज के आगे। दूसरा बोल रहा है लुक लिसन एंड फील, कि देखो सुनो और फील करो। तीसरा बोल रहा है पुट द हैंड ऑफ द चेस्ट, कि हाथ को क्या करना है, पुट द हैंड ऑफ द चेस्ट, कि चेस्ट के ऊपर हाथ रख लेना है। ठीक है, और चौथा बोल रहा है क्या करेंगे, हियर हार्ट बीट, कान लगा के साउंड सुनना है। बताओ, अनरेस्पॉन्सिव पर्सन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और आई थिंक मैंने कभी ना कभी ये क्वेश्चन पहले भी करवाया होगा, अपने चैनल पे तो नहीं करवाया, इसलिए अपने चैनल पे करवा देता हूं जी। यार साथ तो बहुत दे रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छे से मतलब व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने टाइम पे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लाइक भी बच्चे कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से मैं ये समझू कि जो है बच्चे जितने भी मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे उनको पता लग रहा है वो इधर मूव हो रहे हैं। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुक लिसन एंड फील। देखना है, ठीक है, अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है, देखना है, लुक लिसन सुनना है, और फील करना है। क्लियर है? फील मतलब ऐसे पल्स फील कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है आपको, रेस्पिरेशन, तो फिर रेस्पिरेशन आपको फील करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है कोकीन इज ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट मेटाबोलाइज्ड इन, ये हो सकता है क्वेश्चन मैंने अपने ही चैनल पे दूसरी बार करा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, भूलना मत। लोकल एनेस्थीसिया से क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कोकेन इज ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट मेटाबोलाइज इन, की कोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, मेटाबोलाइज कहां पर होता है? लीवर में होगा, स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, या नन ऑफ दीज? अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, दो तरीके के मैंने लोकल एनेस्थीसिया बताए थे। जब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग पढ़ा रहा था तब मैंने बोला दो टाइप की लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स यहाँ पर होती है। ठीक है, मैंने कौन कौन सी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग बताई? एक बताया आपको एमिनो एस्टर, और एक बताया एमिनो एमाइड्स। ठीक है, अब देखो एमिनो एस्टर और एमिनो एमाइड्स, अब एमिनो एस्टर जो होते हैं वो सारे कहां मेटाबोलाइज होते हैं जाके, वो सॉरी एमिनो एमाइड्स कहां मेटाबोलाइज होते हैं जाके, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं। ठीक है, एमिनो एमाइड्स जिसमें आ जाता है आपके चलो एग्जांपल भी यहां पर मैं लिख ही देता हूं, बुपी, बुपियोकेन, लिग्नोकेन, ठीक है, रोपियोकेन, ये क्या है, एमिनो एमाइड्स। और ये जितने भी टाइप के एमिनो एमाइड्स है ये जाके मेटाबोलाइज हो रहे हैं लीवर के अंदर। लेकिन अब देखो कोकेन एमिनो एमाइड है क्या? नहीं सर, इसमें देखो डबल आई आ रहा है, ये डबल आई, ये आई, ये लिग्नोकेन में एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, रोपियोकेन में एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, मतलब ये क्या है, एमिनो एमाइड्स है। ठीक है, जबकि कोकेन क्या है, एमिनो एस्टर है, सिंगल आई आ रहा है, कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, ठीक है, ये टेट्राकेन, ये सब क्या है आपके एमिनो एस्टर्स है। सारे एस्टर्स जो है वो मेटाबोलाइज होंगे आपके स्यूडोकोलिन एस्टर्स, लेकिन ये कहां पर जाके मेटाबोलाइज होगा, लीवर के अंदर। वो होता है प्लाज्मा के अंदर, ये जाके मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर। ये है जी एक्सेप्शन, अपवाद ही कहते हैं जी इसको। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये लो। नेक्स्ट अपने को बोल रहा है इन्वेजिव मेथड फॉर कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग इज,
कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए इन्वेसिव मेथड। अब दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है इन्वेसिव मेथड, एक होता है नॉन इन्वेसिव मेथड। इन्वेसिव मेथड का मतलब हो गया कि आप बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हो, और नॉन इन्वेसिव का मतलब हो गया आप बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो रहे हो, आप बाहर से असेस कर रहे हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए इन्वेसिव मेथड कौन सा है, मतलब बॉडी के अंदर एंटर आ जाए आपको होना है। बताइए, पहला बोला ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी, दूसरा बोल रहा है केप्नोग्राफी, तीसरा बोल रहा है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, और चौथा बोल रहा है एंडोट्रेकियो इकोकार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग। अब आपसे यहाँ पर कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग पूछ रहा है, एंडोट्रेकियल इकोकार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग नहीं सर, नहीं होगा। कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है, एंडोट्रेकियल कहां से आ गई। ठीक है, केप्नोग्राफी नहीं सर, नॉन इन्वेसिव है। क्या आएगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन से कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग की जाती है, केप्नोग्राफी से तो EtCO2 देखा जाएगा। EtCO2 नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 32 से लेके 42 mmHg, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। थोड़ा इधर मिटा मिटो के लिख देता हूं, ये लो, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन इज द राइट आंसर। सही बात है क्या, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द सॉकेट ऑफ हिप जॉइंट, कि कौन सी बोन इनमें से रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होगी, फॉर्म मतलब बनाने के लिए, फॉर्मिंग द सॉकेट ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट का सॉकेट बनाने के लिए, जहां पर जाके बोन आपकी फीमर बोन जाके जो है नेक ऑफ फीमर जाके अटैच होता है। ठीक है, तो उस जगह को क्या नाम देंगे हम, इलियम, इसियम, प्यूबिस या एसिटाबुलम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सिंपल। नेक ऑफ फीमर के ऊपर हेड फीमर होता है जो जाके अटैच होता है, उस जगह को या उस बोन को हम क्या नाम दे रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग सॉकेट ऑफ हिप जॉइंट। एक डायग्राम दिखाता हूं, समझ में आएगा। ये यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, आपकी हिप बोन है, ये वाली, कलर चेंज कर लेता हूं, ये लो, ये हिप बोन है। अब ये हिप, ये क्या है, फीमर है, ये देखो यहाँ पर दिख रही है फीमर या थाई बोन, और फीमर का जो हेड रहेगा, बोल जिसको बोल रहे हैं, ये होती है फीमर की नेक, नेक ऑफ फीमर, और ये हेड रहता है, इसको बोल रहे हैं बोल। ये जाके कहां पर फिट हो रहा है, सॉकेट में, और उस सॉकेट को हम क्या नाम देते हैं, एसिटाबुलम कैविटी या एसिटाबुलम हम उसको नाम देते हैं। क्लियर है क्या, यही तो पूछा है आपसे कि कौन सी बोन होती है, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द सॉकेट ऑफ द हिप जॉइंट, तो कौन सी हो गई, डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का कारण ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत प्यारी है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट पूछ रहा है विच बोन, कि इनमें से कौन सी बोन फॉर्म द नेजल सेप्टम, की कौन सी बोन जो है नेजल सेप्टम बनाती है, वोमर बनाएगी या फिर आपके एथमोइड बनाएगी, स्पेनोइड बनाएगी या नेजल बोन बनाएगी। बताइए, दोनों जो नाक के आपके जो नोस्टिल है, छेद है, इनके बीच में जो बोन है, दोनों को अलग कर रही है, उस बोन का नाम आपसे पूछ रहा है कौन सी रहेगी। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये अंकल दिखाई दे रहे हैं, अंकल की ये देखो ये वाली बोन, इस वाली बोन के बारे में बात चल रहा है, कौन सी होगी, तो कौन सी हो जाएगी, आपके वोमर बोन ये हो जाएगी। ए इसका राइट आंसर हो गया, वोमर। दिखाई दे रही है क्या, बहुत बढ़िया, सही बात है ना। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, लास्ट क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन यार, और क्वेश्चन तो और है यार, लास्ट नहीं, सॉरी सॉरी, और है जी। बोल रहा है द फोलिक कैथेटर यूजुअली रिमूव्ड बाय, जो फोलिक कैथेटर होता है वो रिमूव कर रहे हैं हम, तो कैसे क्या हो रहा है देखते हैं। पहला बोल रहा है पुलिंग इट फोर्सफुली, कि भाई साहब पकड़ो और खींच डालो। चोक कर दोगे क्या उसको, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट के दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, और लगा भी कहाँ रहे हो आप, यूरिनरी ट्रैक में, जेनाइटल ऑर्गन, मेल फीमेल बोथ जेनाइटल ऑर्गन में आप लगा रहे हो, मतलब जेनाइटल ऑर्गन में तो नहीं लगाते हो। ठीक है, अगर फीमेल 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 की बात करूं तो अब अपन ऐसे डीप जाए तो वो जेनाइटल ऑर्गन तो नहीं है। ठीक है, वो यूरिनरी ट्रैक में आप लगा रहे हो उसको। मेल्स के उसके केस में बोल सकते हैं, लेकिन फीमेल केस में ऐसा नहीं है।
तो पुलिंग इट फोर्सफुली, नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे। बोला डिफ्लेटिंग द बैलून फर्स्ट, कि सबसे पहले बैलून को आप जो है डिफ्लेट करो। डिफ्लेट मतलब उसका जो भी हवा या फिर पानी जो भी आपने भर रखा निकाल दो। तीसरा बोल रहा है कटिंग द कैथेटर, की कैथेटर को काट दो, ऐसा तो कदापि मत करना, अंदर रह जाएगा। लिविंग इट इन पैलेस, कि जहां पर है वहां रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिफ्लेट द बलून फर्स्ट, कि सबसे पहले बलून जो रहता है उसको डिफ्लेट करते हैं, उसके बाद में उसको धीरे से बाहर निकाल लेते हैं। एक दिन एक बात और मैंने आप लोगों को बताई थी कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बाद में जब आप बलून को फुलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए जो आप बलून को इन्फ्लेट करने के लिए जो आप उसके अंदर NS भरते हैं, NS फिल करते हैं, वो NS नहीं फिल करनी, वहां डिस्टिल वाटर करना है, क्योंकि NS में क्या होता है, आपके क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, मतलब क्रिस्टल बन जाते हैं। उसमें क्या होता है, NaCl, सोडियम और क्लोराइड। ये सोडियम और क्लोराइड फिर आपस में जो है टूट टाट के और क्या बना देते हैं, नमक। दोनों तो था नॉर्मल सलाइन, सोडियम और क्लोराइड दोनों है, मिल जाएंगे, NaCl बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे, नमक बन जाएगा। तो ये दिक्कत यहां पर हो सकती है। हेलो हेलो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। सॉरी बच्चों, कॉल आ रहा था बीच में बार बार। नेक्स्ट पूछ रहा है जी, नेक्स्ट बोल रहा है द यूजुअल साइज ऑफ फोलिस कैथेटर फॉर अडल्ट मेल, कि अडल्ट मेल में फोलिस कैथेटर की साइज क्या रहेगी, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे। तो बोल रहा है 6 to 8 FR, 10 to 12 FR, ठीक है, और 14 to 18 FR या फिर 20 से 24 FR। बताइए तो क्या आ जाएगा आपके। नॉर्मली हम कौन सा यूज करते हैं सर, हम यूज करते हैं 14, हम 16 यूज करते हैं, हम 18 यूज करते हैं। अरे यही तो यूज करते हो, तो क्या आ जाएगा आपके, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18, 16, 14 यही ज्यादातर यूज करते हैं फोलिस कैथेटर अडल्ट पेशेंट के लिए। तो यह आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। ये लास्ट लाइन तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अरे उस टाइम मेरे कॉल आ रहा था तो हो सकता है मैंने आपको सही से नहीं बताया हो। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल सलाइन NS यूज नहीं लेने के पीछे कारण ये होता है, बिल्कुल फटाफट बता देता हूँ। ये क्या होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड दोनों होते हैं, दोनों मिक्स होकर सोडियम क्लोराइड नमक बना देते हैं, नमक उसमें क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज हो जाता है तो होता क्या है कि आप लंबे समय के बाद अगर उसको डिफ्लेट करने की कोशिश करते हो तो वो नमक जो है वो फंस जाता है ट्यूबिंग में, वो डिफ्लेट ही नहीं हो पाता, ठीक है, वो निकालने में दिक्कत आती है फिर। तो इसलिए NaCl नहीं डाल के, मतलब NS नॉर्मल सलाइन नहीं डाल के क्या डाले, डिस्टिल वाटर से उसको फिल करे, ताकि वो जो है क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है जी, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एनेस्थीसिया मशीन इज टू। एनेस्थीसिया मशीन का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है कि आखिर उसका क्या काम रहता है एनेस्थीसिया मशीन का। कई कई मतलब कईयों का सवाल होता है कि एनेस्थीसिया मशीन का काम क्या होता है यार, क्यों काम में लेते हैं। वेंटिलेटर तो है वो, वेंटिलेटर को ही काम में बहुत से बोलते हैं। तो पहला बोल रहा है टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, की क्या ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है, नहीं करता ब्लड प्रेशर मॉनिटर। मल्टीपैरा मॉनिटर लगा होता है वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करता है, ये नहीं करेगा। दूसरा बोल रहा है डिलीवर ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इन एनेस्थीसिया एंड एनेस्थीसिया एजेंट टू द पेशेंट। मैंने इन पढ़ा, एंड है ये, डिलीवर मिक्सचर ऑफ गैसेज, सही बात है, एंड एनेस्थीसिया एजेंट टू पेशेंट, की पेशेंट के पास एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो डिलीवर करेगा। तीसरा बोल रहा है मेजर द हार्ट रेट, की हार्ट रेट को मेजर करेगा। चौथा बोल रहा है प्रोवाइड इंट्रावेनस फ्लूइड, की इंट्रावेनस फ्लूइड प्रोवाइड करेगा। अब देखो बिल्कुल इजी है, अगर किसी को नहीं भी पता क्या करता है तो जो उड़ा सकता है वो उड़ा दो। तो क्या आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा डिलीवर ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड एनेस्थेटिक एजेंट टू द पेशेंट। देखो गैसेज कैसे देगा, आपके हेलोथेन, सेवफ्लोराइन, डेस्फ्लोराइन सब यही तो दे रहा है, एनेस्थेटिक एजेंट ही तो है वो। तो समझ में आ गया होगा एनेस्थीसिया मशीन क्या काम करता है, बिल्कुल सिंपल है। पेशेंट को एनेस्थीसिया डिलीवर करने के लिए काम में लिया जाता है एनेस्थीसिया मशीन, सीधी बात ये है। तो 20 का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अरे समझ में आया क्या, तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो चलिए बच्चों क्लास को समाप्त करेंगे यहीं पे, क्लास को समाप्त करेंगे यहीं पे, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए।
अपने ग्रुप जो है, कॉलेज के ग्रुप है, उनमें शेयर कीजिए लिंक, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ सके और एक बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तैयारी उनको मिल सके। ठीक है, और जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं टाइम टाइम पे, जितने भी एग्जाम होंगे, सिलेबस लगभग सभी का सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी ज्यादातर एग्जाम्स का सेम है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के जो स्टूडेंट है वो भी अपने यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस और ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस लगभग डिट्टो है। कुछ स्टेट में नाम उसको दिया हुआ है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, कुछ स्टेट में उसको ओटी टेक्नीशियन नाम दिया हुआ है, बाकी बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।